हेलो चौथी कक्षा के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। अध्याय 7 का पेज नंबर 33। ठीक है, क्या है ये? सांझ के बूढ़े। तो हम इसका क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे, है ना। अभ्यास में जो है हमारा कहाँ तक हो गया था? भाषा कौशल का ख भाग तक जो है हमने कर लिया था, नहीं ग भाग तक हमने कर लिया था। अब जो है हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकाल चुके हैं कि नहीं? फटाफट निकालिए जल्दी जल्दी। पेज नंबर 33। ठीक है, चलिए। तो सांझ के बूढ़े जो है अध्याय आपको पता ही है, गांव के बारे में इसमें बताया गया था। गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं शाम के वक्त जो है वो एक पेड़ के पास या कुएं के पास आकर बैठते हैं, वहाँ पर अपनी गॉसिप्स करते हैं, यानी अपनी बातें करते हैं, आने जाने वालों से बात करते हैं, पूछते हैं और गाँव की सुंदरता को बढ़ाते हैं, गाँव की शाम की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये सब हमें इसमें बताया गया था। और साथ ही हमें ये बताया गया था कि गाँव में क्या क्या होता है और अब क्या है होता है गाँव में, पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होता है, कैसे गांव जो है वो बदल गए हैं वक्त के साथ। जैसे जैसे आधुनिक हुआ जो है देश, उसके साथ साथ गांव भी बदले हैं, गांव के लोग भी बदले हैं, गांव में जो चीज़ें हुआ करती थी वो भी बदली है, गांव में जो खेती वगैरह होती है उसका तरीका भी बदला है, सिंचाई का तरीका बदला है। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई थी। और ये भी बताया गया था कि सांझ जो होती है, सांझ क्या होता है? सबसे पहले तो सांझ आपको बताया है मैंने कई बार और इसमें हमने पढ़ा है इतनी बार। तो सांझ जो होती है शाम की वक्त, शाम का जो वक्त होता है उसकी बात की गई है। तो शाम का वक्त कितना सुंदर होता है, खास करके गर्मियों का, क्योंकि गर्मियों में जो है हमें गर्मी बहुत लगती है दिन भर। तो उसके बाद जब शाम का वक्त होता है तो थोड़ी सी हमें राहत मिलती है कि हाँ भाई अब जो है हमें अच्छी सी ठंडी ठंडी थोड़ी हवा मिलेगी, ठंडक मिलेगी। और गांव में तो खास करके ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो इस वजह से जो है गांव में शाम का वक्त, दिन भर भले ही गर्मी रहे लेकिन शाम के वक्त जो है अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडा हो जाता है और जो है गर्मी नहीं लगती है इतनी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमें अच्छी लगेगी। जाहिर सी बात है सर्दियों में तो हमें दिन का समय अच्छा लगेगा, क्योंकि धूप हमें चाहिए होती है, हमें ठंड लग रही होती है, तो हमें गर्मी से बचना होता है। लेकिन वहीं हमें जो है अगर गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में दिन का वक्त जो है, यानी कि सूरज की जो तपिश है, सूरज की जो किरणें हैं वो हमें गर्मी और ज़्यादा हमारी बढ़ा देंगी, तपन कर देंगी। इसलिए हमें उस समय क्या, कौन सा वक्त ज़्यादा अच्छा लगेगा? शाम का वक्त या रात का वक्त। ठीक है ना। तो क्योंकि शाम को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मी जा रही होती है उस समय, यानी कि सूरज की किरणें जा रही होती हैं और जो है ठंडक का टाइम आ रहा होता है। तो इसलिए सांझ को बड़ा सुंदर कहा जाता है गर्मियों की। और सांझ के बूढ़ों को जो है उसकी सुंदरता बढ़ाने वाला कहा जाता है, यानी जो लोग शाम के वक्त अपने काम काज पूरे कर कर बैठ कर बातें करते हैं और गांव में और आने जाने वाले लोगों से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं, एक दूसरे की सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की खबर लेते हैं, आने जाने वालों की खबर लेते हैं और जो है उनको पानी भी पिलाते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें इस अध्याय में सीखने को और पढ़ने को मिली थी और अभी हम इसका अभ्यास कर चुके हैं काफ़ी हद तक। हम थोड़ा सा ही रह गया है तो वो हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है भाषा कौशल का घ भाग आज करेंगे मेरे साथ। ठीक है, आपकी किताब में ही आपको जगह दी हुई है ना खाली, वहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो घ है आपका, इसमें क्या लिखा है आपको? कला, ऐसे लिखा हुआ है देखो, कला जमा आत्मक, है ना, ये लिखा हुआ है ना। और इसके बराबर में लिखा हुआ है इस दोनों को जोड़कर कलात्मक। ये आपको लिख के दिया हुआ है। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग शब्द जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, है ना। तो अब आगे लिखा क्या हुआ है वो पढ़ते हैं हम। कला भाववाचक संज्ञा है, इसमें आत्मक जोड़ देने से कलात्मक शब्द बन गया है, यह विशेषता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को आत्मक लगाकर बनाइए।
अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया बच्चों कि कला जो है, ये कला, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा है मतलब एक नाम है, लेकिन किस चीज का, जिसमें कोई भाव प्रकट हो रहा हो कि कुछ ऐसी चीज पता चल रही हो हमें जो कि उसमें क्या होगा, क्या अद्भुत है उसमें या नहीं है, जो भी है उससे भाव, जैसे कि हमारे भाव होते हैं खुशी, हंसी, ये सब जो है ये भी भाववाचक संज्ञा में आता है। ये हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये किसी हमारे भाव का नाम बता रहे कि हमें कौन सा भाव हम में आ रहा है। तो कला भी एक भाव है, ठीक है। और आत्मक एक अन्य शब्द है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया कलात्मक, जो कि क्या होता है, ये विशेषता है कलात्मक। यह वस्तु बड़ी ही कलात्मक दिख रही है, यानी कि कला से भरपूर, इसमें कला है, इसके अंदर एक कला दिख रही है हमें। कला क्या होती है बच्चों, आर्ट है ना। तो जिसमें आप हर चीज हम कर देते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हम करते हैं उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर हम कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ा जो है इसमें तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसमें तो काफी कला नजर आ रही है, किसी की कला यानी किसी की हुई कलाकारी उसमें नजर आ रही। तो यह चीज कलात्मक है। चीज की विशेषता क्या हो गई कि वो कलात्मक है ना। हमने किसी चीज की या किसी इंसान की या किसी की भी हमने कलात्मक अगर हम इस्तेमाल करें तो हम विशेषता बता रहे हैं। उस वाक्य में जो बात हो रही है उस बात की हम विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए कलात्मक विशेषता है, यानी विशेषण हो गया ये, ठीक है। और ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब हमने इसको साथ में जोड़ दिया और ये आत्मक को साथ में जोड़ दिया तो विशेषण बन गया, ठीक है। कला को जब हमने आत्मक के साथ जोड़ दिया, पहले वो क्या थी, भाववाचक संज्ञा थी, लेकिन जब हमने उसे आत्मक के साथ जोड़ दिया तो वो कलात्मक बनने से भाववाचक संज्ञा नहीं रहा, अब वो एक विशेषता बन गई, विशेषता के लिए उपयोग करने वाला शब्द बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में भी आपको आत्मक लगाना है और उनको नया शब्द बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया हुआ है, घ में भावना, ठीक है, ये दिया है आपको, और इसमें आपको आत्मक जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको आत्मक जोड़ के नहीं दिखाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे जो है भावनात्मक बनेगा, ठीक है। तो ये आपने ये नहीं करना है, आपको जो बाद में मैं लिखूंगी वो करना है, मैं आपको बता दूंगी, आप ये मत लिखिएगा, ठीक है। हमने भावना में हमको बोला है कि जितने भी शब्द दिए गए हैं उसमें आपको आत्मक जोड़ना है, तो हम आत्मक जोड़ रहे हैं अब इसमें, ठीक है। तो अब आप ये लिखोगे, ये लिखो खाली जगह पर, भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक, भावनात्मक। अब यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों, जब हमारे जो दो शब्द आपस में मिलते हैं ना तो उनमें क्या होता है, जो हमारा आ है वो दोनों का जो है एक बन जाता है आ। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए भावना तो है लेकिन ये आ हट गया है, ये भावनात्मक हो गया, त्मक हमने सिर्फ इसमें से लिया है। जब हम ये जोड़ देते हैं तो एक आ जो है वो लुप्त हो जाता है, या आप ये कहिए कि दो आ और आ आपस में मिलकर एक शब्द बना देते हैं, ठीक है, एक अक्षर बना देते हैं, तो भावनात्मक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। सभी बच्चे लिख लीजिए फटाफट से, भावनात्मक, ये लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा है, ठीक है, कि किस तरह से हम उसमें जोड़ रहे हैं और फिर कैसे हम उसको लिख रहे हैं आगे। तो ये भावनात्मक आपकी खाली जगह जो दी गई है वहां पर लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए विचार, ठीक है, विचार। अब हम इसमें आत्मक जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब आपने जो लिखना है विचारात्मक, यानी र के साथ जो है ये वाला आ जुड़ गया और यहां से हट गया और त्मक साथ में आ गया, तो विचारात्मक क्या हुआ, विचारात्मक। सभी बच्चे लिख लीजिए विचारात्मक, ये वाला लिखना है आपने, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको यहाँ पर ये लिखने की जगह नहीं दी गई है, सिर्फ ये वाले शब्द लिखने के लिए जो जुड़कर बनेगा वो लिखने के लिए जगह दी गई है, तो वो आप लिखिएगा, विचारात्मक, लिखिए सारे बच्चे, ठीक है। अब तीसरा देखें, तीसरा है निषेध, निषेध जमा आत्मक, ठीक है। अब इसको लिखेंगे जब, ठीक है, लिखिए निषेध
निषेधात्मक। क्या हुआ यहाँ पर, हमारा आ जो है धा के साथ जुड़ गया है ना। चलिए, तो निषेधात्मक हो गया, निषेधात्मक, निषेधात्मक। सभी बच्चे लिख लीजिए फटाफट से, निषेधात्मक। अब चौथा देखिए, चौथे में लिखा है शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, आत्मक, क्योंकि सभी के साथ आत्मक ही जोड़ना है हमें, तो क्या बन जाएगा, शिक्षात्मक, शिक्षात्मक, शिक्षात्मक। क्या बन गया, ये लिखिए, शिक्षा के साथ, शिक्षा जहां पर दिया हुआ है 4 नंबर पर, वहां पे आप लिखेंगे शिक्षात्मक, ठीक है। चलिए सारे बच्चे, अगर किसी का कुछ भी रह गया इसमें से तो पूरा कर लीजिए। पहले में आपका आएगा भावनात्मक, दूसरे में आपका आएगा विचारात्मक, तीसरे में आपका आएगा निषेधात्मक, और चौथे में आपका आएगा शिक्षात्मक, ठीक है। सभी बच्चों ने कर लिया है। चलिए, अब आपको समझ में आया ना आत्मक कैसे जोड़ते हैं साथ में, ठीक है। चलिए, अब क्या है आगे देखिए बच्चों, आगे आपको घ के बाद गौ में आपको दिया है मुहावरा, ठीक है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, यानी कि अरबी में मुहावरा नाम का शब्द होता है जिसको हमने ग्रहण किया, हमने लिया है। हम इसको मुहावरा इस्तेमाल जो है अपनी बोलचाल की भाषा में या हमारी हिंदी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत, ठीक है। हिंदी में इसके लिए वाक् पद्धति जैसे, पेज पलट लीजिए सभी बच्चे, पेज नंबर 34 पर आ जाइए। आगे लिखा हुआ है, शब्दों को प्रचलित करने का प्रयत्न किया गया किंतु उनमें से कोई भी मुहावरे का स्थान ग्रहण ना कर सका। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब बच्चों, मुहावरा क्या होता है, देखिए अब ये तो समझ में आ गया हमें, मुहावरा जो है अरबी भाषा से जो है ये शब्द लिया गया और हम इसे हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए, मुहावरे जो होते हैं बच्चों, उसमें कोई बात छुपी होती है, ठीक है। वो 1-2 शब्द का भी हो सकता है, वो 3-4 शब्द का भी होता है, एक वाक्यांश बना देता है, वो एक वाक्य बना देता है, लेकिन अपने आप में पूरा, चाहे वो 1 शब्द या 2 शब्द का भी क्यों ना हो, 3 शब्द का भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में एक बात प्रकट करता है, एक बात हमें समझाता है कि उसके अंदर कुछ बात छुपी हुई है, एक वाक्य छुपा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसके लिए हिंदी में कई बातें ऐसी कि मुहावरा ना इस्तेमाल करके उसकी जगह कुछ और हम जो है वाक पद्धति, यानी कि जो बोलने की हमारी आपस में बात करने की जो भी पद्धति होती है वो इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं, कुछ मुहावरे ऐसे हैं या मुहावरों की ऐसी जगह है अपनी कि वो हटती ही नहीं है, वो कहीं दूर जाती नहीं है। आप भी हिंदी में जब बात करते हैं तो कई बार जो है मुहावरों का इस्तेमाल करते होंगे, छोटे हैं आप लेकिन फिर भी घर में सुन सुन के या कई चीज़ें इस्तेमाल करके, जैसे 9-2-11 होना, भाई जो है चोर तो 9-2-11 हो गया, पकड़ में ही नहीं आया, यानी कि भाग गया, ठीक है ना, चला गया। तो अब ये जो है इस तरह, इनको हम मुहावरे कहते हैं। इसमें लिखा जो होता है ज़्यादातर, अब मुहावरों को एक बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे बच्चों ऐसा वाक्य होता है, ऐसा वाक्यांश होता है, या ऐसे कुछ शब्दों से जुड़कर बनी हुई बात होती है जिसमें हो सकता है कि हमें अर्थ कुछ और समझ आ रहा हो, लेकिन जब हम उसको समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है, वो कुछ और ही अर्थ निकलता है। जैसे 9-2-11 होना, 9 जमा 2 जब हम करते हैं, 9 के साथ हम 2 को जोड़ देते हैं तो 11 बन जाता है, इससे तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन 9-2-11 होना का अर्थ ये नहीं है। 9-2-11 एक मुहावरे की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका अर्थ है कि 9-2-11 होना, यानी कि कोई इंसान जो है वो किसी जगह से भाग गया। अब उसके पीछे वजह कोई सी भी हो, लेकिन वो भाग गया। और भागना क्या होता है कि किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए वहां से चले जाना, तो वो भाग गया। अब इससे हमें ये समझ में आया। और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये हमारी जो हम बात कर रहे हैं उस बात में जो है वजन डालता है, या उस बात की गंभीरता को हमें दिखाता है, उस चीज को हमें जो है ज्यादा अच्छे से स्पष्ट करता है कि जो हुआ है वो क्या हुआ है ना। जैसे अब हम कहेंगे किसी को कि वो भाग गया, वो चला गया, तो ये एक आम बात हो गई कि कई लोग भाई चले जाते हैं ऐसे बिना बताए। लेकिन 9-2-11 हो गया जब हम बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई कोई कुछ करके भागा है, कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया जिसकी वजह से उसे भागना पड़ा,
है ना। तो यहाँ पर जो है हमारी बात ज़्यादा स्पष्ट हो गई, ज़्यादा अच्छे से हमें पता चल रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसमें, और जो है हमारी बात में वजन भी पड़ा है। हम जो बात बता रहे हैं कि कोई भाग गया, नॉर्मल हमने बोला तो भाई ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही है, वो चला गया, वो बिना बताए चला गया या वो चला गया। लेकिन जब हम बोलेंगे 9 तो 11 हो गए, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, मतलब कुछ बड़ी बात हुई है। तो इस तरीके से जो है मुहावरे हमारी इस तरह हमारी मदद करते हैं, हमारे वाक्यों को, हमारी बातों को वजन डालने में, हमारी बातों को और ज़्यादा गंभीरता से दिखाने में। तो ऐसे ही आपको कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं जिनका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। अब एक तो होता है अर्थ कि हमने कोई शब्द है वो हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, तो हम उसका उसी को जो कुछ और भी बोलते हैं हम उसको वो बोल देते हैं। लेकिन मुहावरों में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि मुहावरों में क्या होता है, मुहावरों में जो लिखा होता है उसका अर्थ वो नहीं होता, उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, ठीक है ना, ये आपको दिया है। अब आपकी किताब में देखिए बच्चों, एक आपको पंक्ति दी हुई है जिसमें आपको इसका अर्थ लिखना है, और नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है प्रयोग, यानी वहां पर आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या है अर्थ, अंगूठा दिखाना क्या समझे आप, इन दो शब्दों से आपको ये समझ में आया कि हम किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं, है ना, अंगूठा दिखा रहे। लेकिन असल में इसका अर्थ क्या निकलता है, जब हम इसको समझते हैं तो इस मुहावरे का अर्थ निकलता है किसी को चिढ़ाना। हम किसी को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, किसी के साथ मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, या हम किसी से गुस्से में भी कई बार करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हम अंगूठा सिर्फ तब दिखाते हैं जब हम ऐसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। हम कई बार ऐसे इंसान को जिसको हम पसंद नहीं करते उसको भी हम अंगूठा दिखा देते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए, है ना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, चिढ़ाना, ठीक है, चिढ़ाना क्या होता है, चिढ़ाना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे जो नीचे पंक्ति दी है प्रयोग भी लिखा है उसके सामने, देखिए वहां पर आप लिखेंगे आपस में झगड़ा करने के बाद, आपस में झगड़ा करने के बाद रीता और कमल ने एक दूसरे को अंगूठा दिखाया। अब बच्चों क्या होता है, अक्सर जब आपस में किसी का झगड़ा होता है, खास करके बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना कि जब एक दूसरे से झगड़ा होता है तो जाओ हम तुमसे बात नहीं कर रहे, और जो है इस तरीके से करके जो है हम अंगूठा दिखा देते हैं, यानी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। या हम एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे होते लेकिन हम एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, कि जिससे कि हमें ये लगे कि हम एक दूसरे से नाराजगी जो है जता रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा वाक्य प्रयोग देखिए, आपस में झगड़ा करने के बाद रीता और कमल ने एक दूसरे को अंगूठा दिखाया। इससे आपको समझ में आ गया ना कि अंगूठा दिखाने का अर्थ ये नहीं है सिर्फ कि हमने किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं, इसका अर्थ ये है हम किसी को चिढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे मुहावरे का अर्थ हमें स्पष्ट हो गया, समझ आ गया कि इस अंगूठा दिखाना यानी चिढ़ाना। ठीक है, अब दूसरा देखें, दूसरे में लिखा हुआ है किनारा करना। किनारा करना। अब बच्चों देखिए, किनारा, हर चीज का एक किनारा होता है। कोई भी चीज है उसका जो अंत का हिस्सा होता है उसको हम उसका किनारा कहते हैं। जैसे नदी है, नदी का जो आगे का जहां तक नदी बह रही है वो तो नदी हो गई, लेकिन उसके साइड में जो जगह होती है उसको हम किनारा कहते हैं। इसी तरीके से जो है हम किसी बिस्तर पर बैठे हुए हैं तो बिस्तर का जो आखिरी छोर होगा हम उसको क्या कहेंगे कि उसका किनारा है। तो हम उसको किसी भी चीज को किनारा यानी कि उसको साइड नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, है ना। कि किनारा करना यानी अलग होना, इंसान का इंसान से अलग होना। जैसे मान लीजिए कि
किसी व्यक्ति को जो है किसी अपने दोस्त की या किसी की जरूरत पड़ी, लेकिन उस वक्त उसने उससे किनारा कर लिया, यानी वो उससे अलग हो गया, उसकी उसने मदद नहीं करी। ठीक है, अलग होना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वक्त पड़ने पर सुरेश के दोस्तों ने उसकी मदद करने से किनारा कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, वक्त पड़ने पर सुरेश के दोस्तों ने उसकी मदद करने से किनारा कर लिया, यानी उसकी मदद नहीं की, उसकी मदद करने से वो अलग हो गए ना। तो इस तरीके से हमें किनारा करने का अर्थ स्पष्ट हो गया कि मुहावरे का किनारा करना, किनारे में हटा देना किसी चीज को, नहीं, हट ही जाना, उस चीज से दूर ही हो जाना है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है आपको जो दिए गए हैं और भी जो मुहावरे आपको दिए गए हैं वो है 3, 4, 5, 6, यानी कि 4 और आपके बचे हैं। इन सब में जो है मैं आपको इनके अर्थ बताऊंगी, लेकिन आपको वाक्य प्रयोग खुद से करने हैं। ठीक है, तो अर्थ आप बच्चे सभी लिख लीजिए फटाफट से। तीसरा आपका है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना, तो इसका अर्थ लिख लीजिए आप सभी। इसका अर्थ होगा मुसीबत आना। मुझ पर आसमान टूट पड़ा, यानी कि मुझ पर मुसीबत आ गई। ठीक है ना, तो आप वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। फिर है 9, 2, 11 होना। इसका अर्थ लिखिए सभी बच्चे, 9, 2, 11 होना का भाग जाना। ठीक है, ठीक है, भाग जाना। चोरी करके 9, 2, 11 हो गया, यानी भाग गया। ठीक है, अब फिर 5वां आग बबूला होना। आग बबूला होना, बच्चों कोई बहुत ज्यादा किसी से गुस्सा हो रहा हो, बहुत ही ज्यादा गुस्सा